हेलो बच्चों, मैं डीजी गुप्ता रैंकर्स एडुकेयर की तरफ से आप लोगों के सामने सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का 5वां लेक्चर्स लेकर आया हूं। ये 5वां लेक्चर्स बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग बातें करेंगे आयनिक क्रिस्टल्स की और सीमांत त्रिज्या अनुपात की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों डिफेक्ट्स की, क्या होते हैं डिफेक्ट्स। ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों क्रिस्टल्स में परमाणुओं को किस तरीके से रखा गया है और परमाणुओं को रखने का जो क्रम है उसमें किस तरीके से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स असमरूप गोलों की व्याख्या। और असमरूप हम क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि जब कभी भी हम लोग आयंस की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के आयंस रहते हैं बच्चों। एक होता है आपका कैटायन, दूसरा रहता है एनायन। एक रहता है पॉजिटिव चार्ज, एक रहता है नेगेटिव चार्ज। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक धनायन और एक ऋणायन होता है। तो इनके आकार और साइज जो होते हैं उनके त्रिज्याएं या इनके त्रिज्याओं का अनुपात बच्चों अलग अलग होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स असमरूप गोलों की व्याख्या। तो आयनिक क्रिस्टल में सदैव दो प्रकार के आयंस होते हैं बच्चों, जैसा हमने बताया धनायन और ऋणायन। ठीक है, इस क्रिस्टल की संपूर्ण ज्यामिति धनायन व ऋणायन के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां पे हमको देखना है बच्चों सीमांत त्रिज्या अनुपात, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। बच्चों होता क्या है कि एक आयनिक क्रिस्टल हमने ले लिया, ठीक है, उसमें बहुत सारी संख्या में धनायन और ऋणायन होते हैं। ठीक है, सामान्यतः धनायन ऋणायनों से आकार में छोटे होते हैं। कभी भी किसी भी परमाणु के ऊपर बच्चों अगर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, तो दो तरीके के आवेश होते हैं, प्लस और माइनस या धनायन और ऋणायन। तो कभी भी किसी परमाणु के ऊपर धनायन चार्ज होता है बच्चों, तो क्या होता है कि उसका जो साइज होता है, आकार होता है, वह छोटा हो जाता है, उसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है। जबकि वही बात करते हैं किसी परमाणु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऋणायन आ जाता है, तो उसकी जो साइज होती है वह परमाणु जो आपका बिना चार्ज का है, बिना आवेश का है, उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऋणायनों से घिरे होते हैं और वे एक दूसरे को छूते हैं। मतलब अगर हमारा एक प्लस वाला चार्ज है बच्चों, तो दूसरा वाला माइनस चार्ज वाला परमाणु है। ये आयन आकाश में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि उनका अधिकतम अस्थायित्व हो। आयनिक क्रिस्टल्स के स्थायित्व को त्रिज्या अनुपात के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और धनायन की त्रिज्या स्मॉल आर। बच्चों धनायन की त्रिज्या को स्मॉल आर कहने का कारण है, क्या कारण है बच्चों, इससे पता चलेगा कि किसका रेडियस कम है, किसका ज्यादा है। तो हमें पता है कि धनायन का रेडियस कम होता है। किसी आवेश, कोई ऐसा परमाणु है जो क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उसके ऊपर अगर प्लस चार्ज लगा देंगे, प्लस आवेश लगा देंगे, धनायन अगर आवेश लगा देते हैं, तो उसका साइज त्रिज्या कम हो जाता है। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऋणायन की त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों स्मॉल आर बाई कैपिटल आर यानी आर धनायन यानी त्रिज्या जो धनायन और जो ऋणायन है उनके त्रिज्याओं का जो अनुपात है उसी को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीमांत त्रिज्या अनुपात के अनुपात में वर्णित कर सकते हैं। तो बच्चों स्मॉल आर बाई कैपिटल आर के विस्तार को सीमांत त्रिज्या अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह मान क्रिस्टलों के विभिन्न प्रकारों में आयनों की व्याख्या व्यवस्था निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होते हैं कि कैसा हमारा क्रिस्टल है। जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है बच्चों, उसमें धनायन और ऋणायन मिलकर किस तरीके से किसी भी क्रिस्टल्स को बनाने में हेल्पफुल या सहायता प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि त्रिज्या अनुपात आयनिक क्रिस्टल की स्थायी संरचना निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चों। बड़े धनायन, बड़े छेद, घन आदि तथा छोटे धनायन, छोटे छेद, चतुष्फलकीय आदि ग्रहण करना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जब हम परमाणुओं को अरेंज करते हैं बच्चों, व्यवस्थित करते हैं, तो उसमें जो बीच में जो होल बने रहते हैं, जो छिद्र बने रहते हैं, उसमें जो छोटे धनायन रहेंगे या बड़े धनायन रहेंगे, तो जैसा उनका छिद्र का जो साइज होता है, आकार होता है, उसमें जाकर वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों, इसमें कई प्रकार के हैं।
उसमें से पहला जो हमारा प्रकार है बच्चों वह है हमारा त्रिकोणी। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो हमारा पहला वाला है वो हमारा त्रिकोणी है। तो त्रिकोणी की बात करेंगे, इसे हम लोग ट्रायंगुलर, सभी ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और समन्वय संख्या 3 होगी। सभी ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करेंगे बच्चों। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो बच्चों दिखाई दे रहा है ये हमारा ट्रायंगल या त्रिभुज दिखाई दे रहा है। इसमें ऋणायन आवेश वाले परमाणु रखे गए हैं, मतलब 2 परमाणु के बीच में एक परमाणु, मतलब इसका जो चोंच है जिसको हम लोग बोल सकते हैं वह ऊपर है, जिसका शीर्ष है वो ऊपर है। बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि जरा बताओ इनके साइड अगर आपस में बराबर हैं, कितने साइड हैं, कितने भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं हैं बच्चों, आपस में ये बराबर हैं। तो जब आपस में भुजाएं बराबर है बच्चों, ए है, और अगर इनकी त्रिज्या बात करें तो केंद्र से जो पेरीफेरी का जो डिस्टेंस है वही तो हमारा त्रिज्या होता है। तो हमारा बच्चों ये R माइनस कहलाएगा। क्यों R माइनस कहलाएगा? क्योंकि हमारा परमाणु ही क्या है, नेगेटिव, यानी ऋणायन परमाणु है हमारा। तो हम बोल सकते हैं ये R माइनस है, ये भी R माइनस, ये भी R माइनस। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे बच्चों केंद्र से जो एक शीर्ष है उसको जब मिलाएंगे तो हमारा जो एक कोण बनेगा वह 30 डिग्री बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों क्या होगा कि हमारा 30 डिग्री होगा, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या इसका रिलेशन है, इनके साथ क्या संबंध है। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें हमारा जो हम ये वाला हमारा, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से, ये एटम है, ये परमाणु है, इसमें R प्लस और R माइनस मौजूद है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है बच्चों, ये जो हमारा है त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या है। तो अगर हम आपसे बोले बच्चों कि ये हमारा क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है बच्चों, विकर्ण है। इसे हम लोग विकर्ण भी बोलते हैं, लेकिन वह त्रिज्या के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है, ये त्रिज्या है, और यहाँ पर भी लग रहा है त्रिज्या है, लेकिन दोनों में अंतर बच्चों, ये हमारा त्रिज्या दिखाई दे रहा है जरूर, लेकिन ये हमारा यहाँ तक त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या से और केंद्र के बीच में कुछ दूरी है। वो कितनी दूरी है बच्चों, ये हमारा कैटायन है जो कि होल में मौजूद है। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि जब हम ये त्रिकोणी बना रहे थे बच्चों, तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो ऋणायन वाला परमाणु है, ये हमारा ऋणायन वाला परमाणु है। तो यहाँ पे 3 ऋणायन वाले परमाणु हैं, तो इनके बीच में खाली जगह ये छूट गया बच्चों, ये देखिए खाली जगह छूटा हुआ है। तो जब खाली जगह छूटता है तो उसमें जो भी होंगे वह छोटे साइज वाले धनायन होंगे, तो हमने यहाँ पे छोटे साइज वाले धनायन को रख दिया। तो देखो यहाँ पे ये हमारा जो परमाणु है बच्चों वो ऋणायन वाला परमाणु है, ये हमारे ऋणायन वाले परमाणु हो गए बच्चों। अब इसमें जो खाली जगह है, ये जो हमारा खाली जगह वाला है, इस खाली जगह में हमारे बच्चों होंगे धनायन वाले होंगे। तो जब हम बच्चों इनके केंद्र को मिलाते हैं और यहां से हम देखते हैं हमारा ये 30 डिग्री होता है बच्चों, और यहां से इसको मिलाते हैं तो ये तो हमारा त्रिज्या कहलाता है R माइनस। अगर यह यहां तक ये टच करता बच्चों, जो विकर्ण है वो भी त्रिज्या की तरह ही कहलाता R माइनस, लेकिन इसके जो बीच में जो हमारा धनायन है बच्चों, उसमें ये जो दिख रहा है वो हमारा R प्लस है, छोटा सा, ये जो छोटा सा है बच्चों, ये जो हमारा त्रिज्या है, धनायन का त्रिज्या है वो R प्लस है। तो जब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, तो इसमें हमको यहां से यहां तक तो त्रिज्या है R माइनस, और ये छोटा सा हमारा बच्चों, ये देखो ये छोटा सा, ये हमारा बच्चे छोटा सा ये R प्लस वाला है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है R प्लस प्लस R माइनस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है इसे, R प्लस और R माइनस कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो R प्लस R माइनस हमारा हो गया बच्चों विकर्ण, ये हमारा R माइनस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो हम बोले अगर यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगेगा, कौन सा संबंध होगा बच्चों, तो cos थीटा हम लगाएं, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बाई कर्ण। तो बच्चों आधार कितना है,
ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। आधार हमारा क्या है बच्चों, आर माइनस, कर्ण क्या हो गया, आर प्लस प्लस आर माइनस। बच्चों कास थीटा, थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो कास 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। √3/2 इज इक्वल टू आर माइनस डिवाइड बाई आर माइनस प्लस आर प्लस। ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ये समझ में आ गया। आर प्लस कहां से आया बच्चों, ये जो हमारा केंद्र से पेरीफेरी का जो डिस्टेंस है वो कैटायन का रेडियस, कैटायन का बच्चों क्या है ये त्रिज्या, और ये बड़ा सा एनायन का त्रिज्या है। दोनों को मिला दिया तो आर प्लस और आर माइनस, ये देखिए ये, ठीक है। ये ये हमारा है बच्चों आर माइनस, और ये छोटा सा हमारा है आर प्लस। इसी को एक साथ मिलकर बोल रहे हैं आर प्लस प्लस आर माइनस। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, √3/2, इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, हो जाएगा √3 आर माइनस प्लस √3 आर प्लस, इधर क्या हो जाएगा 2 आर माइनस। इसी को बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 आर माइनस, इसको यहीं पर रहने देते हैं, उसको उधर भेज देते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला माइनस के साथ आ जाए, ये इसको इधर भेज देते हैं, आर प्लस को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो √3 आर प्लस इज इक्वल टू 2 माइनस √3 आर माइनस। हमको क्या चाहिए बच्चों, कैटायन बाई अनायन या धनायन बाई ऋणायन, इनका रेशियो चाहिए बच्चों। √3 को उधर अगर भेज दें तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर प्लस प्लस आर माइनस, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइड बाई, ये यहां पे चला जाएगा बच्चों √3, क्या हो जाएगा √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 2 माइनस 1.73, यहाँ पे भी वही, यही यहाँ पे भी वही है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो 0.27 आ जाएगा, नीचे 1.73 है, सॉल्व करेंगे तो 0.155 आएगा बच्चों। यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना हो जाएगा 0.155, जो कि आर प्लस डिवाइड बाई आर माइनस की वैल्यू है, जो कि 1 से बहुत 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 कम है, ठीक है। ऐसा इसलिए आया, आना भी चाहिए, क्यों आना चाहिए बच्चों, जब कभी भी बड़ी वाली क्वांटिटी अगर नीचे रहती है तो हमेशा जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है बच्चों। आर प्लस जो हमारा धनायन है वो ऊपर है, जो ऋणायन है वो नीचे है, तो जब इनका रेशियो हम बात करते हैं बच्चों, जब इनके रेशियो की बात करते हैं तो इनके रेशियो में बच्चों धनायन वाला ऊपर रहता है और ऋणायन वाला नीचे रहता है। तो जब बच्चों धनायन और ऋणायन वाला जब नीचे रहता है तो ऋणायन वाला हमारा साइज में बड़ा होता है, तो जब क्वांटिटी हमारी बड़ी होगी नीचे होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों सीख लिए कि त्रिकोणी में किस तरीके से रेडियस रेशियो का जो ये रूल है वो फॉलो होता है, मतलब सीमांत की बातें हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय अंतराल, मतलब कि अब यहाँ पे बच्चों हम लोग चतुष्फलकीय, मतलब कि अगर 3 परमाणु रखे गए उसके ऊपर, जब उसके ऊपर ऊपर मतलब पहले एक्स एक्सिस में रखा था ऐसे, फिर इसको ऊपर रखा है ऐसे, फिर उसके बाहर से ऊपर रखा है ऐसे, तो हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारे एटम है, एक्स एक्सिस पे ऐसे एटम है, इनके ऊपर एक एटम रखा, इनके थर्ड लेयर पे ऐसे एटम परमाणु रखा, तो इनके बीच में जो खाली जगह होगा बच्चों वह 4 एटम से घिरा रहता है, 4 परमाणु से घिरा रहता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय अंतराल में किस तरीके से देखें, सभी आयंस एक दूसरे को बच्चों स्पर्श करेंगे और समन्वय संख्या इसकी 4 होगी। क्या होता है, क्या होती है समन्वय संख्या, तो आप सबको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर्स में कि समन्वय संख्या वो संख्या होती है जो किसी एक परमाणु को स्पर्श करती है, किसी एक परमाणु को स्पर्श करती है, वही उसका समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो हम बात करेंगे बच्चों फलक विकर्ण √2a, देखा जाए यहाँ पे
यहाँ आप देखेंगे बच्चों, जो हमारा ये अनायन है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, चारों नेगेटिव चार्ज है। देखो ए हमारे परमाणु का नाम है, बी सी डी इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। और सेंटर में जो केंद्र है बच्चों, उसमें हमारा एक कैटायन रखा हुआ है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला है, कैटायन को R+ बोल रहे हैं। तो बात हम करते हैं फलक विकर्ण AC। AC हमारा फलक विकर्ण AC है, फलक का विकर्ण। कौन से फलक के विकर्ण की बात कर रहे हैं बच्चों? तो ये हमारा फलक है, इनके विकर्ण की बात कर रहे हैं। कितना है? √2a इज इक्वल टू 2r माइनस। तो 2r माइनस कैसे होगा बच्चों? यहां का माइनस वहां का माइनस ऐड किया हुआ है तो 2r माइनस हो गया। तो r माइनस a बाई √2 या a इज इक्वल टू √2 r माइनस। यहां तक तो समझ में आ गया। त्रिभुज ट्राइंगल ACD से, ACD A C और D, ये बच्चों हमारा बन गया त्रिभुज ACD से। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर ये हमारा हो गया AD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। मतलब बच्चों क्या हो गया? ये हमारा विकर्ण, मतलब ये हमारा क्या हो गया? विकर्ण हो गया। और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये परपेंडिकुलर अगर है हमारा तो हमारा ये क्या हो गया? अभी के लिए भुजा ही है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अभी निकाले √2a का होल स्क्वायर, ये वाला जो कि फलक है बच्चों, और प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है? हमारा साइड है। तो यहां से √2a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कितना हो गया? 3a स्क्वायर, या AD इज इक्वल टू √3a। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। जब आप लोग याद करोगे, जब हम लोग पूरे निकाय का, जो हमारे पास पूरा काय बचा हुआ था, उसका जब हम लोग क्या निकाल रहे थे? विकर्ण निकाल रहे थे, तो उस समय √3a आया था। तो घन का विकर्ण AD के अनुसार अगर हम बात करते हैं दो परमाणु के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? R+ प्लस R माइनस। मतलब क्या था वहां पे? तो वहां पे क्या था बच्चों? आपने पढ़ा था 4 परमाणु मिले थे, ये बीच वाला पूरा पूरा आया था, पूरा पूरा डायमीटर आया था, और ये वाला R R R R इस तरीके से। तो 2r प्लस 2r माइनस आया बच्चों, तो 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √3a/2, दो परमाणु के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा R+ प्लस R माइनस। तो 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा √3a इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 2r प्लस 2r माइनस इज इक्वल टू AD, यही है AD। तो a इज इक्वल टू √2r माइनस, जहां पे a रहेगा वहां पे √2r माइनस रखेंगे। यहां से रखने पर √3 इंटू √2r माइनस इज इक्वल टू 2r प्लस 2r माइनस। यहां से हमको किसी तरीके से r प्लस को एक साइड में रखना है, r माइनस को एक साथ में रखना है। तो √3 इंटू √2r माइनस डिवाइड बाई 2r माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2r प्लस 2r माइनस डिवाइड बाई 2r माइनस, या √3 बाई √2 इज इक्वल टू r प्लस डिवाइड बाई r माइनस प्लस 1, या r प्लस डिवाइड बाई r माइनस इज इक्वल टू √3 बाई √2 माइनस 1। यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू 1.73 माइनस 1.414 डिवाइड बाई 1.414। सॉल्व करेंगे तो 0.225 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से चतुष्फलकी का जो बच्चों सीमांत रेडियस जो रेशियो है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से बच्चों। तो यहाँ पे जो आया हुआ है 0.225 आया हुआ है, ठीक है। तो आसानी से बच्चों इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं बच्चों अष्टफलकीय। तो दोनों तो आसानी था, ये भी आसान है। अष्टफलकीय अंतराल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे बच्चों। सभी आयन एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और समन्वय संख्या 6 होगी।
कैटायन को हम लोग को कहाँ पर रखना है बच्चों, सेंटर पे। क्यों रखना है सेंटर पे, सारे आयंस एक दूसरे को टच करेंगे। देखो, एक आयंस, दो आयंस, तीन आयंस, चार आयंस, अब बीच में छोटा सा कैटायन है। ये चारों एनायन, अब बीच में जो खाली जगह है उसमें कैटायन रखा गया है। तो बच्चों अगर हम आपसे बोले ये जो कैटायन वाला है ये R प्लस कहलाएगा, ये भी R प्लस कहलाएगा, ये भाई साहब R माइनस, ये R माइनस वाले हैं, तो सबको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दो ठो R प्लस और दो ठो R माइनस। देखो ठीक है, ये कितना होगा बच्चों, ये पूरा पूरा R माइनस R माइनस, तो R माइनस कितना हुआ, 2R माइनस। तो यहां से वो कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है। देखो ये पता हो चुका है बच्चों, 2R प्लस प्लस 2R माइनस, ये 2R माइनस, और ये वाला हमारा क्या है, वही है सेम, R माइनस 2R माइनस। तो यहाँ पे देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी क्या हो गया, कर्ण। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो हमारा क्या है बच्चों, विकर्ण है, वो उसका जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, A स्क्वायर 2A स्क्वायर, ये हमारा क्या है बच्चों, ये जो A हम लोग ले रहे हैं वो यहां से यहां तक का है, A यहां से यहां तक का A है, और ये वाला हमारा क्या है बच्चों, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू A, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इतना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। तो यहां से बच्चों AC स्क्वायर करेंगे तो AC इक्वल टू रूट 2A, एक तो यहां से दिखाई दिया। AC की वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चों, 2R प्लस जो बीच वाला कैटायन है धनायन है, और 2R माइनस इक्वल टू AC इक्वल टू रूट 2A। यहां से BC कितना है, BC इक्वल टू, ये तो पूरा A है, और A किसके बराबर है, 2R माइनस। तो यहां पे लिख सकते हैं 2R प्लस प्लस 2R माइनस डिवाइड बाई 2R माइनस। ये समझ में आया। हमने बोला बच्चों कि यहां से BC इक्वल टू A है और A का मतलब 2R माइनस है, तो क्या हो गया यहां से 2R प्लस और 2R माइनस, 2R प्लस प्लस 2R माइनस, और यहाँ पे क्या है 2R माइनस डिवाइड बाई 2R माइनस इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 2R माइनस डिवाइड बाई 2R माइनस, रूट 2 इंटू 2R माइनस इंटू 2R माइनस डिवाइड बाई 2R माइनस। ए की जगह पे क्या है 2R माइनस, ए जहां पे आएगा उसे 2R माइनस लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ए है तो लिख सकते हो रूट 2 इंटू 2R माइनस, दोनों को डिवाइड किए हैं कितने से, 2R माइनस से, इसको भी किए और इसको भी किए। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, R प्लस डिवाइड बाई R माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ R प्लस प्लस R माइनस बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा R प्लस प्लस R माइनस डिवाइड बाई R माइनस। जब ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब R प्लस डिवाइड बाई R माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2, यहाँ पे रूट 2 आ गया। अब हमें यही रेशियो चाहिए बच्चों, R प्लस डिवाइड बाई R माइनस। तो बच्चों R प्लस डिवाइड बाई R माइनस है, प्लस 1 है, प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो 1.414 माइनस 1 करेंगे तो 0.414 आ गया। और आसानी से हम लोग बातचीत करते करते अष्टफलकीय अंतराल यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड के जो रेडियस रेशियो रूल है उसे हम लोग ने सीख लिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो आया हुआ है वो R प्लस डिवाइड बाई R माइनस का जो रेशियो है वो 0.414 आता है। नोट करेंगे इस चीज को।
उसके बाद घनीय अंतराल क्यूबिक वॉइड की बात करते हैं। तो सभी आयंस एक दूसरे को स्पर्श करेंगे और समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चों? 8 होगी। क्वाड्रेशन नंबर 8 होगा। अगर सपोज करिए कि अगर कोई घन है बच्चों, घन के बीच में छोटा सा धनायन ले आकर रख दिया जाए और उसे टच करने वाले बहुत सारे लोग हों, लगभग कितने होंगे? जितने हमारे कोने पर रखे होंगे परमाणु वही होंगे। तो यहां पर तो दूर दूर करके दिखाया गया ताकि आपको समझ में आए। तो ये वाला बच्चों क्या है हमारा? ये हमारा केंद्र पर है, धनायन है, ये हमारा ऋणायन है, ये ऋणायन है, या यूं कह सकते हैं कि सारे ऋणायन ही है। ये बच्चों हमारा ए है, अभी दूर करके दिखाए हैं, पास में रख कर दिखाएंगे तो बच्चों एक दूसरे से टच करते रहेंगे। इसको दूर से करके इसलिए दिखाया बच्चों ताकि ये पता चले कि ये पीछे वाले हैं, ये पीछे वाला फलक है, आगे वाला फलक है। तो घन विकर्ण के अनुसार एडी हमारा क्या है? √3 है। एडी मतलब ये हमारा घन का विकर्ण हो गया बच्चों। और इसमें क्या शामिल है? 2r प्लस प्लस 2r माइनस। कहां से आया है? ये हमारा बच्चों हो गया r प्लस प्लस r प्लस, ये हमारा r माइनस और ये हमारा r माइनस। कहोगे सर ये बीच में छूट गया, छूटा नहीं है, ये ऐसे है। ऐसे है, ये है r प्लस ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हो गया r माइनस r माइनस, तो यहाँ पे 2r प्लस और 2r माइनस हो गया। तो बच्चों हो गया 2r प्लस प्लस 2r माइनस। यहाँ पे a इक्वल टू 2r माइनस है जो कि bc के बराबर है। bc कहाँ है? b और c, ये 2r माइनस के बराबर है, क्योंकि वास्तव में ऐसे एटम नहीं रहे, एटम तो ऐसे हैं, r माइनस और r माइनस दोनों 2r माइनस से भाग देने पर, जैसे इसके पहले वाले में भाग दे रहे थे, तो 2r माइनस से जब भाग देंगे बच्चों तो हमारा जो आएगा वो √3 इज इक्वल टू r प्लस डिवाइड बाई r माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 वही रहने दे रहे हैं, -1 उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा, r प्लस डिवाइड बाई r माइनस हो गया। यहाँ बच्चों 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 आ गया। हमेशा देख क्या रहे हैं बच्चों कि जो r प्लस डिवाइड बाई r माइनस है, कोई सा भी क्रिस्टल हो, कोई सा भी, हमेशा 1 से कम आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैटायन जिसकी साइज छोटी होती है ऊपर है, अनायन यानी ऋणायन बच्चों जिसकी साइज क्या है? बड़ी है, उसे नीचे रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्या होगा? रेशियो जो होगा वह हमेशा कम आएगा 1 से। अब क्या होगा बच्चों? त्रिज्या अनुपात में वृद्धि के साथ संरचना की वरीयता प्राप्त दिशा इस प्रकार होती है। समतल त्रिभुज का 0.225, चतुष्फलकी का 0.414 और अष्टफलकी का बच्चों 0.732। उसके बाद क्या है बच्चों? घनी। तो बच्चों यहाँ पे हमने बहुत आसानी से, बहुत थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन आप ध्यान दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हम आसानी से त्रिकोणीय वाला भी, फिर चतुष्फलकी वाला, फिर आपका बच्चों ये आपका अष्टफलकी वाला, फिर घनी वाला हम लोग ने आसानी से देख लिया कि किस तरीके से इसका सीमांत रेशियो रूल हम लोग निकालते हैं, रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहा हूं जिसमें से कैटायन की साइज छोटी होगी, एनायन की साइज बड़ी होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब इसको बच्चों अगर देखा जाए तो एक चार्ट में हम लोग देख सकते हैं। एक चार्ट में देख लें, देखें आप लोगों को याद है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो विविध प्रकार के स्थलों का सीमांत त्रिज्या अनुपात जो रेशियो है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर द वेरियस टाइप ऑफ साइट्स। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R, यानी r प्लस डिवाइड बाई r माइनस, या स्मॉल r डिवाइड बाई r। ये जो रेशियो है बच्चों, धनायन जो है उसकी समन्वय संख्या है, दूसरे में दी है। तीसरा संरचनात्मक व्यवस्था,
अंतराल की ज्यामिति क्या होगी और उदाहरण क्या है। तो बच्चों अगर इनके रेशियो की बात करेंगे, अनुपात की बात करेंगे, तो यह 0.155 से 0.225 तक होगी। जिनका जो है धनायन की समन्वय संख्या, मतलब धनायन को कितने लोग टच करने वाले रहेंगे बच्चों, स्पर्श करने वाले कितने लोग रहेंगे, तो 3 रहेंगे, तीनों शीर्ष से आएंगे, वो ऋणायन चार्ज लेकर, ऋणायन आवेश लेकर आएंगे, वो 3 लोग रहेंगे। संरचनात्मक व्यवस्था की बात करेंगे तो समतल त्रिभुजी होगा। उदाहरण में बच्चों बोरान ऑक्साइड या B2O3, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बच्चों 0.225, मतलब इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मिनिमम, हम लोग अंतराल देख रहे हैं बच्चों। तो 0.225 से 0.414 इसके धनायन की समन्वय संख्या होगी वह 4 होगी बच्चों। जो धन होगा वह 5 अलग अलग लोगों से क्या होगा, इस तरीके से जुड़ा होगा। धनायन, जो धनायन है 4 परमाणु से, ऋणायन परमाणु से जुड़ा होगा। इसका जो संरचनात्मक व्यवस्था होगी चतुष्फल की होगी। एग्जाम्पल है बच्चों जड़नेस, जिंक सल्फाइड और सिलिका SiO2। उसी तरीके से बच्चों है 0.414 से 0.732 में धनायन की समन्वय संख्या यानी क्वाड्रेशन नंबर 6 होगी। अष्टफलकीय बनाएगा और सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, NaCl और MgO, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्या चीज, उदाहरण। फिर 0.732 से 1 मतलब कितना हो गया बच्चों, धनायन की संख्या क्वाड्रेशन नंबर कितना हो गया 8। संरचनात्मक व्यवस्था कितना हो गया, क्या होगा बच्चों, घन, और इसका एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, इसका उदाहरण है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 तरीके के एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका सोडियम क्लोराइड टाइप और दूसरा है सीजियम क्लोराइड टाइप, ठीक है। तो NaCl टाइप की बात कर लेते हैं। NaCl के लिए 2 निकटस्थ आयनों के मध्य की दूरी बच्चों R+ + R- होगा, जैसे Na+Cl-। तो अगर हम बात करें बच्चों जो NaCl है उसमें बच्चों वो FCC लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसमें बच्चों क्या होगा कि उसमें इसी तरीके से आएंगे, कैटायन का होगा R+, R+, R-, R-, यही होगा। इतना नहीं होगा, ये हो गया। तो 2R+ और 2R- इक्वल टू A हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, R+ + R- इक्वल टू A/2। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हम लोग 2R+ + 2R- ले रहे हैं, इसमें अरेंजमेंट होगा कि परमाणुओं को किस तरीके से रखा गया है। इस तरीके से रखा गया है कि क्यूब वाला रखा गया है कि इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे R- है, R+, R+ और R-। तो क्या हो जाएगा 2R+ 2R- इक्वल टू A। सीजियम क्लोराइड टाइप में अगर बात करेंगे तो सीजियम क्लोराइड के लिए 2 निकटस्थ आयनों के मध्य दूरी, सिंपल पूछा है, R+ R- के बीच में दूरी, यहाँ R+ R- के बीच में दूरी मतलब इस तरीके से है, इस तरीके से R+ और R- इनके बीच की दूरी, तो यहाँ बच्चों क्या है, सीजियम क्लोराइड के लिए 2 निकटस्थ आयनों के मध्य की दूरी R+ + R- है। तो 2R+ + 2R- इक्वल टू √3A। सीजियम क्लोराइड टाइप मतलब आपका कौन सा हो गया बच्चों, घनीय टाइप का। तो उसमें क्या होगा, R+ + R- इक्वल टू √3A/2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हो गया बच्चों NaCl टाइप का, सोडियम प्लस और Cl-, और यहाँ पे सीजियम हो गया और क्लोराइड यहाँ पे, ये आपके कॉर्नर पे हो गया, ये हमारा केंद्र पर हो गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ अलग एग्जांपल्स जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आयनिक क्रिस्टल का प्रकार जो है बच्चों वो हमारा कौन कौन सा है? पहला है NaCl टाइप, मतलब सोडियम क्लोराइड 1:1 रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रॉक साल्ट प्रकार। यह CCP टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे सोडियम प्लस प्रत्येक अष्टफलकीय छिद्र पर होता है, Cl- CCP का प्रत्येक अवयव होता है। ज्यामितिक बात करते हैं, क्वाड्रेशन नंबर बच्चों 6:6 होगा, समन्वय संख्या यानी क्वाड्रेशन नंबर 6:6 है। प्रति इकाई कोष्ठिका में सूत्रों की संख्या 4Na + 4Cl- यानी 4NaCl बनाएगा। यहाँ बच्चों क्या उदाहरण, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के हैलाइड है, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम सिल्वर फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड है, ऑक्साइड तथा सल्फाइड भी हैं, अमोनियम हैलाइड। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो क्लोराइड आयन है और जो होल है बच्चों वो सोडियम आयन है। दूसरा है सीजियम क्लोराइड प्रकार, ये 1:1 रेशियो है। यह BCC टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सीजियम और क्लोराइड। निकाय के केंद्र पर होगा सीजियम और क्लोराइड आयन सराउंड करेगा सीजियम को। समन्वय संख्या 8:8 है बच्चों, समन्वय संख्या 8:8, 1 सीजियम 1 क्लोराइड 1 CSCl AgF AgCl AgBr NH4X और सीजियम के हैलाइड, थैलियम क्लोराइड थैलियम ब्रोमाइड और कैल्शियम सल्फाइड है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, सीजियम सेंटर पे है, क्लोराइड कॉर्नर पे। जिंक सल्फाइड के प्रकार की बात करेंगे तो 1:1 रेशियो बच्चों। जिंक ब्लेंड के प्रकार में स्फेराइड का एग्जांपल CCP बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिंक 2+ सेंटर पे सल्फाइड इनको सराउंड करेगा। 50% चतुष्फलकीय छिद्र पर या एकांतर चतुष्फलकीय छिद्र पर CCP का प्रत्येक अवयव होता है। समन्वय संख्या बच्चों होगी 4:4, समन्वय संख्या 4:4 और प्रति इकाई कोशिका में सूत्रों की संख्या 4 जिंक और 4 सल्फाइड 4 ZNS। उदाहरण के लिए बेरियम सल्फाइड, बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड। बच्चों जिंक 2+ डार्क से, सल्फाइड 2- होल से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी तो ये था 1:1 रेशियो। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे CaF2 प्रकार यानी 1:2 रेशियो, इसके हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड। अभी आगे चल के एंटी फ्लोराइड आएगा, ये है। तो फ्लोराइड में क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाएगा बच्चों, कैल्शियम 2+ वाला और F-। CCP का प्रत्येक अवयव प्रत्येक चतुष्फलकीय छिद्र पे होगा। अब कैल्शियम और 8 फ्लोराइड होते हैं इसमें, 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड 8:4 है। तो यहाँ पे 4 कैल्शियम 8 फ्लोराइड 4 कैल्शियम फ्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रांसियम क्लोराइड स्ट्रांसियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम फ्लोराइड। यहाँ पे दिखाया गया बच्चों चित्र में कि कैल्शियम 2+ डार्क से है, फ्लोराइड आयन होल से बना हुआ है। उसके बाद अगर ये फ्लोराइड प्रकार का हो गया 1:2 तो एंटी फ्लोराइड 2:1 हो गया, जिसको Na2O एग्जाम्पल है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बच्चों यहाँ पे सोडियम और ऑक्साइड है, प्रत्येक चतुष्फलकीय क्षेत्र पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का प्रत्येक अवयव 8 सोडियम 4 ऑक्सीजन 4:8 हो जाएगा। यहाँ 8:4 था, यहाँ 4:8 हो जाएगा। तो 8 सोडियम 4 ऑक्सीजन 4:8, 8 सोडियम 4 ऑक्सीजन 4 Na2O, लिथियम ऑक्साइड लिथियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम सल्फाइड, इस पर लाइट की तरह। और यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन 2- और सोडियम प्लस होल से दिखाया गया है। फिर यहाँ बच्चों है जिंक सल्फाइड के प्रकार, जिसको बोलते हैं ओडजाइट, 1:1 रेशियो है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, जिंक 2+ सल्फाइड 2-। 50% चतुष्फलकीय क्षेत्र पर या एकांतर चतुष्फलकीय क्षेत्र पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का प्रत्येक अवयव बनाता है। 4:4 4:4, 6 जिंक 2+ और 6 सल्फाइड 2-, 6 ZNS। इस पर लाइट की तरह इनके उदाहरण हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक क्रिस्टल जितने प्रकार के थे उनके बारे में उदाहरण के साथ किस तरीके के ज्यामिति बनाते हैं, किस तरीके से इनका क्वाड्रेशन नंबर होता है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ हमने देख लिया है, ठीक है बच्चों।
हाँ तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ठोसों में दोष अथवा अपूर्णताएं, मतलब डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो बच्चों अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में एमार्फस सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड को तो हमने वहीं पे छोड़ दिया था जिसमें स्यूडो सॉलिड की बात कर रहे थे। अभी तक जितने भी टाइप्स के हम लोग पढ़े हैं सॉलिड्स या ठोस, उसमें हम सभी के सभी क्रिस्टलाइन ठोस की ही बात किए हैं। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्रिस्टलाइन ठोस को पढ़ते पढ़ते उसमें कुछ अलग से एक्सेस के रूप में ज्यादा, कभी कभी होता नहीं है कि आयंस जो है कि ज्यादा हो जाते हैं या कहीं पे कमी हो जाती है। सारे ट्रू सॉलिड के जो भी विशेषताएं हैं वो तो फॉलो कर ही रही हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा आयंस आ जाते हैं या फिर चले जाते हैं तो हमारा डिफेक्ट कहलाता है। तो क्या होगा तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आदर्श क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल होता क्या है। तो वह क्रिस्टल जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः नियमित हो, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली ऑर्डर्ड, न ज्यादा न कम, मतलब आयंस न तो ज्यादा हो एक्सेस में और ना हो कम हो तो होती है, तथा सभी जालक बिंदुओं पर अवयवी कण स्थित होते हैं, आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। मतलब उनको जहां पे व्यवस्थित रहना चाहिए, परफेक्ट रूप से वो व्यवस्थित है, उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों आदर्श क्रिस्टल। बट वास्तविक क्रिस्टल किसे बोलेंगे? तो वास्तविक क्रिस्टल्स, रियल क्रिस्टल्स किसको बोलेंगे बच्चों? वह क्रिस्टल्स जिसमें क्रिस्टल्स कण अपने जालक बिंदु से हट जाता है, वास्तविक क्रिस्टल कहलाता है। क्रिस्टल्स में कणों में आदर्श व्यवस्था से विचलन या इसी को बोलते हैं बच्चों क्या चीज? डेविएशन, तो दोष अथवा अपूर्णता उत्पन्न कर देता है। ठीक है, क्रिस्टलों में अपूर्णताएं निम्न कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहने मतलब बच्चों हमने क्रिस्टल्स बना दिया या उनके काय मतलब जो हमारा एकक सेल था उसमें परमाणुओं को अरेंज कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया, और उसमें या तो किसी कारणवश अधिक आयंस आ जाएं उस सिस्टम में, उस क्रिस्टल सिस्टम में, या तो वहां से किसी अपने जो उसका व्यवस्थित जगह है वहां से हट जाए, या वहां से पूरा सिस्टम से बाहर ही चले जाएं। तो इस तरीके के अनियमितताएं जो होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्परफेक्शन, या उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या चीज? अपूर्णताएं, या उसी को हम लोग बोलते हैं दोष। ठीक है, तो कितने टाइप्स की होती हैं आगे हम लोग इनके प्रकार को देख सकते हैं कि कितने तरीके से ये लोग अनियमितताएं दिखाते हैं। बच्चों यहाँ पे उनका कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम देखें बच्चों की कारण में टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? अशुद्धियों की उपस्थिति, मतलब कि टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से, ठीक है, उनके आयंस अपने जगह से डिस्प्लेस हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? अशुद्धियों की उपस्थिति, अगर उसमें अशुद्धियां मिला दी जाए, मतलब जो क्रिस्टल्स है आयंस हैं ज्यादा, या वहां से वो हटा दिए जाए, कम कर दिए जाए। तो जब अशुद्धियां एक्सेस में आ जाए या अशुद्धियां उसमें मिला दिया जाए तो क्या होगा कि उनके जो आयंस होंगे, जो परफेक्शन होगा, वो परफेक्शन से इम्परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दो कारण हो सकते हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष क्या होता है? तो बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? तो बच्चों यह दोष किसी परमाणु या आयन या अवयवी कण के अपने नियमित स्थान से लुप्त या डिसअपीयर हो जाने पर उत्पन्न होता है, अपने जगह से। बिंदु दोष निम्नलिखित प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो रस समीकरण मितीय, दूसरा अरस समीकरण मितीय। रस समीकरण मितीय जो दोष होता है उसे बोलते हैं बच्चों स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और दूसरा अरस समीकरण मितीय दो जिसको बोलते हैं बच्चों नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं यहां से बच्चों रस समीकरण मितीय दोष, ये क्या होते हैं, या डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? तो बहुत आसान है बच्चों, वे यौगिक जिनमें धन तथा ऋण आयनों की संख्याएं उसी अनुपात में होती हैं जो उनके अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित होती है, स्टोइकोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब जितने धन हो उतने ऋण हो तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों स्टोइकोमेट्रिक। ऐसे दोष जिनमें धनायन तथा ऋणायन की संख्याओं के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से वो दो प्रकार के होते हैं? पहला बच्चों शॉटकी दोष, पहला बच्चों शॉटकी दोष। तो क्या होता है शॉटकी दोष?
तो शॉर्टकी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है बच्चों जब किसी जालक में एक धनायन तथा एक ऋण आयन अनुपस्थित होता है, तो आयनिक यौगिक के जालक में दो रिक्तियां वैकेंसीज उत्पन्न हो जाती हैं। इस दोष में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता यानी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी बनी होती है, क्योंकि धनायनों की रिक्तियां ऋणायनों की रिक्तियों के बराबर होती हैं। चूंकि इस दोष में फलस्वरूप जालक में कुल आयनों की संख्या में कमी आ जाती है, अर्थात क्रिस्टल का भार कम हो जाता है, अतः ठोस का घनत्व भी कम हो जाता है। शॉर्टकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, अर्थात जिनमें आयनों की समन्वय संख्या क्वाड्रेशन नंबर अधिक होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड और रुबिडियम ब्रोमाइड इत्यादि। कहने का मतलब क्या है बच्चों, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। ये हमारा क्या है, क्रिस्टल सिस्टम है। इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर देखो एक A+ है, हमारा जो परमाणु है वो पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। इसी तरीके से इनका अरेंजमेंट है परमाणुओं का, यानी आयनों का अरेंजमेंट प्लस माइनस के क्रम में बना हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि दो माइनस के बीच में बच्चों यहाँ पे होना चाहिए A+, लेकिन यहाँ से A+ वाला गायब है, तो A+ गायब है, यहाँ से हम डार्क ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे A+ वाला गायब है, इसको याद रखेंगे। और दो माइनस के बीच में A+ वाला गायब है, यहाँ पे 2+ के बीच में B- वाला गायब है। तो बताइए बच्चों, A+ और ये B- दोनों आयंस जिनकी साइज लगभग समान है, ठीक है, हालांकि समान तो नहीं होते लेकिन लगभग की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, शॉर्टकी दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। ये तो कभी नहीं हो सकता है कि एग्जैक्टली समान हो, क्योंकि ऋणायन का साइज हमेशा ज्यादा होता है और धनायन का साइज हमेशा बच्चों कम ही होता है, ठीक है। तो लगभग बात किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दो माइनस के बीच में एक प्लस है और 2+ के बीच में एक माइनस है। ये दोनों कहते हैं आओ चलो चले साथ साथ, और दोनों लोग जब जाएंगे बच्चों तो इनके मास में कमी आ जाएगी। जब मास में कमी आएगी तो इनका डेंसिटी भी कम हो जाएगा, घनत्व भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो बच्चों होता क्या है कि जितना प्लस जाएगा उतना माइनस जाएगा। इस वजह से यह पहले तो भाई जितना प्लस उतना माइनस रहेगा, बराबर थे, तो जितना प्लस था उतना माइनस, ये क्या थे, उदासीन थे, पूरा क्रिस्टल उदासीन था। जब ये लोग चले गए तो भी वह उदासीन ही रहेगा, क्योंकि जितना प्लस गया उतना माइनस गया, जितना धनायन गया उतना ऋणायन गया, इसलिए वह पहले भी उदासीन था और बाद में भी उदासीन होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट या शॉर्टकी दोष। अब दूसरा है बच्चों फ्रैंकल दोष। क्या होता है फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट? तो बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो क्या होता है, इनमें आयंस अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपने जगह से थोड़ा सा हट जाते हैं, जाते नहीं है क्रिस्टल को छोड़कर बाहर, बाउंड्री को ढाक कर बाहर नहीं जाते हैं, जैसा कि शॉर्टकी में देखने को मिलता था। यहाँ पे बस अपने जगह से वह क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, ताकि उनका घनत्व पहले जितना था उतना अभी भी है, ठीक है, पहले जितना मास था उतना अभी भी है, बस वो अपने जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं। इन जनरल कौन होता है, जिनकी साइज छोटी होती है, इसलिए इधर उधर एडजस्ट करके वह खाली जगहों में या रिक्त स्थानों में चले जाते हैं। तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे हम लोग, जब कोई आयंस अपने नियमित जालक बिंदु से हटकर अंतराकाशीय स्थान यानी इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है तो यह दोष उत्पन्न होता है। यह दोष धनायन का स्थान रिक्त होने से उत्पन्न होता है। धनायन ऋणायन की अपेक्षा छोटे आकार का होने के कारण अपना नियमित जालक बिंदु छोड़कर आयन के बीच के स्थान में आ जाता है। यह दोष क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यह भी उदासीनता को बनाए रखा है। इसके पहले वाले में शॉर्टकी में दोनों लोग साथ साथ जाते थे, यहाँ पे जा नहीं रहे बाहर, बाउंड्री छोड़कर बाहर नहीं जा रहे हैं, बस अपने जगह से जगह चेंज कर दिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था बच्चों, देखिए B-, यहाँ पे A+ था, ये A+ वाला अपना जगह छोड़कर यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे वैकेंसी आ गई, रिक्त स्थान आ गया यहाँ पे, तो रिक्त स्थान छोड़कर अपने जगह से थोड़ी सा दूर चला गया, खाली जगहों में चला गया। कौन जाता है, धनायन वाला, उसका साइज छोटा होता है तो जा सकता है। एक बार ऋणायन जाता है तो थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनकी साइज बड़ी होती है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, इसमें इनका जो घनत्व होता है वह मेंटेन रहता है,
इनका घनत्व तो कम नहीं होता है, ज्यादा कैसे हो सकता है। ठीक है बच्चों, बाहर से जब तक लाएंगे नहीं तब तक ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कम नहीं हो सकता है क्योंकि बाउंड्री छोड़कर बाहर नहीं गए। ठीक है, उसी में है, और पहले भी न्यूट्रल थे, उदासीन थे, और अभी भी उदासीन है। तो कहता है क्योंकि कोई भी आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, अर्थात धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याएं बराबर रहती हैं, इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। यह दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में उत्पन्न होता है जिनके धनायन तथा ऋणायन की त्रिज्याओं में अधिक अंतर होता है, जिनका त्रिज्या अनुपात कम होता है, अर्थात जिनमें आयनों की समन्वय संख्या कम होती है, जैसे जिंक सल्फाइड, सोडियम, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पे इनके साइज में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, किसमें, फ्रैंकल में। इसमें ऋणायन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, धनायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है। अब बात करते हैं बच्चों, ये हमारा रस वाला रस समीकरण मितीय दोष हो चुका था स्टोइकोमेट्री। अब हम बच्चों पढ़ेंगे अरस समीकरणीय। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अरस समीकरणमितीय दोष, जिसको बोलते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो बच्चों वे यौगिक जिनमें धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या का अनुपात वही नहीं होता जो उस यौगिक के अणु सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, हालांकि एग्जांपल नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये हम लोग नॉन मेटल्स क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। ये अक्सर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, मेटल्स होते हैं, उनकी बात करता है। ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी हम इनके जो इनका परमाणु, जो इनका फार्मूला बना हुआ है, सूत्र बना हुआ है, अणु सूत्र बना हुआ है, उसको फॉलो न कर कुछ और सूत्र बना दें, तो उसे हम लोग बोलेंगे उस यौगिक के अणु सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों का रासायनिक संगठन अनिश्चित होता है बच्चों, तथा बहुत अधिक सीमा तक परिवर्तनशील होता रहता है। जैसे VOX में X का मान 0.6, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दशमलव में है, से 1.3 के बीच हो सकता है। इन यौगिक में धन या ऋण आयनों का संतुलन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अथवा अतिरिक्त धनावेश की उपस्थिति द्वारा होता है। ये दोष अतिरिक्त धातु आयनों या अतिरिक्त अधातु आयनों की उपस्थिति के कारण होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक ऋणायन रिक्त के कारण धातु अधिक के दोष, यानी इसको बोलते हैं बच्चों मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आयन वैकेंसी। दूसरा क्या है बच्चों, अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायंस। मतलब क्या है इसका, क्यों हमने ऐसा आपको बताया कि ऋणायन रिक्त। बच्चों अगर हम आपसे बोले हमारे पास मार्कर या तो एक है या तो नहीं है, यही कहेंगे आप लोग, या तो है तो एक है या तो नहीं है। तो नहीं होने के कितने कारण हो सकते हैं, या तो हम मार्कर ले लें या तो हम शुरू से ही मार्कर न लें, यही कारण हो सकता है। तो अगर मान लीजिए धनायन ऋणायन का अगर हमारा क्रिस्टल है बच्चों, आयंस का क्रिस्टल है धनायन ऋणायन, तो अगर हमको धनायन को बढ़ाना है, धनायन को अगर बढ़ाना है तो क्या कर दें, ऋणायन को घटा दें, ऑटोमेटिक धनायन बढ़ जाएगा। या दूसरा उपाय है कि जितना धनायन और ऋणायन है उतना रहने दें, बाहर से धनायन ले आकर डाल दें। किसी क्रिस्टल सिस्टम में अगर बाहर से ले आकर धनायन डाल देंगे बच्चों तो क्या होगा, धनायन का संख्या ज्यादा हो जाएगा। या बाहर से नहीं लाने की जरूरत है धनायन को, तो उसके कंपेयर में ऋणायन को ही घटा दिया जाए, तो हर जगह धनायन ही दिखने लगेंगे, तब भी हम बोलेंगे कि ये मेटल एक्सेस में है, धनायन ज्यादा है। तो धनायन ज्यादा करने के दो उपाय हैं, पहला तो बाहर से धनायन ले लिया जाए, पहले से जितना धनायन ऋणायन बना हुआ था क्रिस्टल में उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, बाहर से धनायन लेते जाए, अगर लेते आते हैं तो क्या होगा, धनायन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या उपाय हो सकता है, दूसरा बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, जितना हमारा धनायन और ऋणायन है बच्चों उसमें हम ऋणायन की संख्या ही घटा दें, तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो बचेगा वो हमारा धनायन कहलाएगा।
वो ज्यादा से ज्यादा हमारे धनायन दिखाएंगे, तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे धनायन ज्यादा है। तो कह रहा है ऋणायन रिक्त के कारण, ऋणायन रिक्त कब होगा, जब ऋणायन की संख्या घटा देंगे तो वहां पे रिक्त स्थान बचेगा बच्चों, तो वहां पे धातु आधिक्य दिखेगा, उसके कारण दोष होगा, मेटल एक्सेस दिखेगा जिसके कारण दोष हो जाएगा। दूसरा, अंतराकाशी स्थानों में अतिरिक्त धनायन, जहां पे बीच में खाली जगह बचा हुआ है, धन ऋण धनायन ऋणायन के बीच में जो खाली जगह बचा हुआ है बच्चों, उसी में ले आकर बाहर से धनायन को डाल दिया जाए तो क्या होगा, तब भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ धनायन ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा संख्या में है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों। आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, समझ तो चुके ही हैं, एक बार हम लोग यहां पर भी समझ लेते हैं कि ऋणायन रिक्त के कारण धातु आधिक्य दोष, धातु अधिक कब होगा, जब उसके कंपेयर में ऋण को घटा दिया जाए। दो बच्चे हैं, 50-50 नंबर पाए हैं, अगर इसको जिताना है तो इसको क्या किया जाए, इसको कम नंबर दे दिए, 40 नंबर दे दिए, 10 नंबर घटा दीजिए, ऑटोमेटिक ये बढ़ गया। दूसरा क्या उपाय इसको बढ़ाने के, अगर दोनों लोग 40-40 पाए हैं तो इसको जबरदस्ती बढ़ा के नंबर दे दिया जाए, 50 नंबर पा जाए, तो इसके कंपेयर में तब भी ये ज्यादा है। या तो इसको घटा दिया जाए या इसके कंपेयर में इसको बढ़ा दिया जाए, बच्चों ये क्या हो जाएगा, यह मेटल एक्सेस कहलाएगा, या हम बोल सकते हैं कि धनायन आधिक्यता कहलाएगा। तो वही चीज है, ऋणायन रिक्त कब होगा बच्चों, जब ऋण की संख्या घटा दिया जाए, ऋणायन की संख्या घटा दिया जाए तो उस समय क्या होगा, रिक्त स्थान बन जाएगा, किसके लिए, ऋणायन के लिए। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा तो बच्चों उस केस में क्या होगा कि वहां पे रिक्त स्थान में जो ऋण आयन था उसके लिए खाली जगह छूट जाएगा, तो खाली जगह छूट जाएगा तो सारे क्रिस्टल सिस्टम में हर जगह पॉजिटिव चार्ज ही दिखेंगे, धनायन ही दिखेंगे। तो इस प्रकार के दोष में ऋणायन यानी अधातु आयन के अपने जालक बिंदु से हट जाने से धनायन यानी धातु आयन का आधिक्य हो जाता है। वह इलेक्ट्रॉन जो पहले ऋणायन के साथ थे उन रिक्तियों में रह जाते हैं, इससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ऋणायन रिक्तियों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऋणायन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उन्हें यफ सेंटर कहे जाते हैं। ठीक है, अक्षर यफ जर्मन वर्ड है बच्चों, जिसको बोलते हैं फार्बेन से लिया गया है, जिसका अर्थ रंग होता है। उदाहरण, जब क्षार धातु हैलाइडों को क्षार धातु की वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो ऋणायन रिक्तियों उत्पन्न हो जाती हैं। अपने जालक बिंदुओं से हैलाइड आयन विस्तृत होकर क्रिस्टल के बाह्य तल पर आ जाते हैं, वहां वे नवनिर्मित धातुओं धनायनों से संयोग कर लेते हैं। धातु परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों क्रिस्टल्स में विसरित डिफ्यूज होकर ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्तियों में पहुंच जाते हैं। इन्हीं केंद्रों को एफ केंद्र कहते हैं, जिनके कारण क्रिस्टल में एक विशेष रंग उत्पन्न हो जाता है। एफ सेंटर के कारण ही बच्चों कलर दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं। उदाहरण, जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम वाष्प में गर्म किया जाता है तो क्या होगा बच्चों, यह पीला हो जाता है। इसी प्रकार जब क्रिस्टल को वाष्पों में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनको वाष्प में गर्म करते हैं तो बच्चों बैगनी कलर के हो जाते हैं। तो अलग अलग क्रिस्टल्स को अलग अलग तरीके से वाष्प में गर्म करते हैं तो उनके अलग कलर हो जाते हैं। तो इसका कारण सिर्फ है यफ सेंटर्ड। ठीक है, ये जब ऋणायन होते हैं, ऋणायन में जो रेक्टिकाएं होती हैं वहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उसी को हम लोग यफ सेंटर या यफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ऋणायन रिक्त के कारण जब धातु एक्सेस होगा, अधिक होगा, तो उसको हम लोग ने देख लिया। अभी ये दूसरा वाला बचा हुआ बच्चों, अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। अब हमने क्या किया कि इस बार धनायन को ही लेते आए ताकि हमारा धनायन ज्यादा दिखे, बाहर से धनायन लेते आए। यह दोष उन क्रिस्टलों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें फ्रेंकल दोष होने की संभावना होती है। इस दोष में अंतराकाशीय स्थान पर एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित रहता है बच्चों। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्थान में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के लिए ZnO को गर्म करने पर उसमें से उत्क्रमणीय रूप से ऑक्सीजन निकलती है तथा अतिरिक्त धातु धनायन Zn2+ अंतराकाशीय स्थानों पर जमा हो जाता है। साथ ही समीपवर्ती स्थानों पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। गर्म जिंक ऑक्साइड का पीला रंग इन्हीं फंसे हुए
इंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है बच्चों कि बाहर से अगर हमारा कैटायन अगर आता है अंदर तो उसके कारण हमारा जो मेटल एक्सेस में दिखता है, आधिक्य में दिखता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थानों में अतिरिक्त धनायन। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों तो हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से ये हमने चैप्टर्स कवर कर लिया है। ये हमारा आज 5वां लेक्चर था। 5वें लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्थाओं के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वह हमने 5वें लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। और आई होप कि आप लोग जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो हमारे लेक्चर से काफ़ी प्रभावित होंगे। और अगर आप लोगों को ये हमारा लेक्चर्स समझ में आया है और जो बातें मैंने आपसे बताई हैं, जो ट्रिक्स बीच बीच में बताए हैं, अगर वो बातें आपको समझ में आई हैं तो बच्चों एक बार जरूर आप लोग करिएगा कि इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चंस बेस्ड जो क्वेश्चंस आए गए हैं उन्हें सॉल्व करिएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती हैं वो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा। जो दिक्कतें आपको आएंगी वो हम आपको अगले अलग से जब हम लेक्चर्स लेंगे सॉलिड स्टेट के डाउट क्लास में तो उसमें हम आपके सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। बच्चों ठोस अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस उद्देश्य से माना जाता है क्योंकि बच्चों इसमें त्रिविमीय स्ट्रक्चर्स यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स दिखाने होते हैं। तो हमारे पास तो स्लाइड्स था जिसकी हेल्प से और बहुत सारी जगह हमने खुद से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है जिसमें आप लोग देख सकते हो कि कितने आसानी से एटम्स को यानी परमाणुओं को दिखाया गया है, किस तरीके से परमाणु के टाइप्स बताए गए हैं, परमाणुओं का अरेंजमेंट बताया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो जो हमने फार्मूले, जो जो हमने सूत्र को दर्शाया है, प्रूफ किया है, उन सबको आप लोगों को सॉल्व खुद से करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आता है आप मेरे से शेयर करोगे, उस चीज को हम आपको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डाउट क्लास के रूप में बताएंगे। तो आई होप कि बच्चों ये लेक्चर्स जो भी आपका सॉलिड स्टेट के अंतर्गत जो 5 लेक्चर्स हुए हैं उसको आप लोग एंजॉय किए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के ये सारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर्स की तरफ जिसका नाम है विलयन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंट्री करेंगे विलयन में। और इसके लिए अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ जरूरत है बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे उनको हम अलग से लेक्चर्स लेकर उनमें क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर्स में नई नई बातें करने के लिए। आपके सामने आपके डीजी गुप्ता सर आपके सामने मौजूद होंगे अगले चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलयन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।